जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी यूरोपियन यूनियन ने भारत के 6 सेटलमेंट बॉडीज को जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब ये भारत की 6 सेटलमेंट जो बॉडी है ये होती क्या है और खासकर सीसीपी होता क्या है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में कई सारा रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपका एज फॉर एग्जांपल सेबी, देन इसके बाद आपका आरबीआई और इसके साथ साथ आपका नाबार्ड। अब अगर हम बात करें सेबी का, तो सेबी हमारे देश में स्टॉक मार्केट या कह सकते हैं शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को और फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो रेगुलेट करती है। तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है जिसका नाम है आपका ESMA, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी, जो यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है रेगुलेट करती है। बट सवाल यह है कि ये CCPs होता क्या है और साथ साथ ये CCP करता क्या है, और इसके साथ साथ आखिर ये न्यूज़ पे राइट नाउ क्यों है। और अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन ने भारत के 6 सेटलमेंट बॉडीज को बैन किया है तो इसका जो इम्पैक्ट है भारत पे क्या पड़ेगा और साथ साथ यूरोपियन बैंक्स पे क्या पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझते हुए इस वीडियोस को कंटिन्यू हम लोग जो है आगे लेके चलेंगे। अब जैसे ही ESMA ने, जो वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी बॉडी है, जिसने डी रिकॉग्नाइज किया हमारे 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज को, CCPs को। अब नॉर्मली CCPs करता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री से मान लीजिए हम अगर ट्रेड करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग फ्रांस से ट्रेड करते हैं, तो भारत का जब फ्रांस से कोई ट्रेड होगा तो इस बीच में क्या होगा कि CCPs का जो मेन काम होता है क्या है कि इन दोनों ट्रेडिंग में जो सेटलमेंट्स का काम होता है, एक तो आपका सेटलमेंट्स यानी कि ट्रेड सेटलमेंट्स यानी कि पैसों का जो ट्रांजैक्शन लेन देन, ये सारा सेटलमेंट्स का काम, और इसके साथ साथ गारंटी किस चीज़ का, ट्रेड गारंटी। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट वर्क है वो CCPs का है, जिसको राइट नाउ डी रिकॉग्नाइज किया गया है यूरोपियन यूनियन के ESMA की तरफ से। फर्स्ट काम क्या है कि मान लीजिए अगर भारत फ्रांस से कुछ सामान जो है खरीदता है, जैसे कि मान लीजिए भारत कोई सामान से इंपोर्ट करता है सामान, या फिर भारत मान लीजिए कि फ्रांस को कोई सामान जो है एक्सपोर्ट कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेलर टू बायर और बायर टू सेलर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यानी हम जो है क्या कर रहे हैं कि फ्रांस से जो है कुछ चीज़ों को खरीद रहे हैं और फिर फ्रांस क्या कर रहा है कि भारत से कोई चीज़ जो है खरीद रहा है। तो इन दोनों कंट्री के बीच में जो सेटलमेंट्स होता है वो सेटलमेंट्स का काम किसके अंदर में आता है, तो CCPs के अंदर में आता है। अब आप समझ लीजिए कि पहला काम सेटलमेंट्स का, ट्रांजैक्शन का, और दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग गारंटी का, कि इस साल में हम लोग आप लोगों से इतना सारा जो है काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन की ESMA ने 6 जो सेटलमेंट बॉडी है उसको तो डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अब इसका तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, या तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके भारत के इकोनॉमी में, और इसके साथ साथ यूरोपियन जो बैंक है वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट सवाल यह है कि यूरोपियन बैंक पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। सो फाइनली एज पर दी अगर हम बात करेंगे EMIR का, तो EMIR के अकॉर्डिंग क्या है कि आप देख सकते हैं कि यूरोपियन जो बैंक होती है उसको क्लियरिंग जो मिलता है, क्लियरिंग मिलता है तभी मिलेगा जब आपका ESMA जो है, ESMA CCP को जो है ऑर्डर देगी। लेकिन यहाँ पर तो ESMA के तरफ से क्या कर दिया गया है कि CCP को तो है आपका डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और जब मान लीजिए अगर CCP को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा तो ये तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, काम भी नहीं हो पाएगा। आप ये पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ESMA क्या है ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में कि CCP नॉर्मल एक्चुअल है क्या, और वो 6 सेटलमेंट बॉडी का अलग अलग नाम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप देख सकते हैं कि दिस जो CCPs है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका A नंबर में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन आपका NSE क्लियरिंग लिमिटेड। ऐसी कुल मिलाकर के टोटल जो है 6 जो है आपका सेटलमेंट्स बॉडी है जो भारत की है। अब नॉर्मल इसका काम क्या था वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर मान लीजिए हम लोग यूरोपियन यूनियन से कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं और मान लीजिए कि भारत जो है आपका जर्मनी से कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो भारत जर्मनी से कोई सामान खरीदेगा या जर्मनी जो है भारत से कोई सामान खरीदेगा। तो इस बीच में सेलर और बायर के बीच में जो सेटलमेंट्स होता है वो सेटलमेंट्स कराने का काम किसका है, तो ये क्लियरिंग सर्विसेज का है। लेकिन यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज करने की रीजन से क्या हुआ है कि ये जो नॉर्मल सेटलमेंट्स है ये तो कंप्लीट बंद हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा एक और प्रॉब्लम कि ट्रेडिंग का जो ट्रांजेक्शन है वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस खास रीजन, आखिर यूरोपियन यूनियन को ये करने का नौबत क्यों आया, आखिर ये रीजन क्यों आया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ क्या वो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और इसके रिगार्डिंग कई सारा जो है स्टेटमेंट
आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया, हमारे देश के जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का भी आया, और इसके साथ साथ सेबी ने भी कहा कि मेरे पास ऐसा प्लान भी है, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही प्लान किए हुए थे कि ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है, तो मेरे पास क्या है कि प्लान भी है। तो अब आप समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हमारा कि आखिर ये सीसीपी का रोल क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया कि सीसीपी का रोल्स क्या होता है कि ये जो है बायर टू सेलर प्लस सेलर टू बायर, इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग सेटलमेंट्स करवाती है और ट्रेडिंग गारंटी का जो है ये आश्वासन देती है, गारंटी देती है। सीसीपी इसका नॉर्मल यही काम है। डी रिकॉग्नाइज होने से क्या हो जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के बैंक्स को भी इफेक्ट होगा और साथ साथ हमारी इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट होगा तो आपके यूरोपियन यूनियन के बैंक्स को होगा। बिकॉज आपको मालूम है एक होता है टर्म आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि लगभग पूरे यूरोपियन यूनियन से 20% ऐसे इन्वेस्टर हैं एफपीआई कैटेगरी में। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में 20% जो है ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करते हैं, जो पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज्यादातर तो अफेक्ट हो जाएगा यूरोपियन बैंक को। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जो सीसीपीज है आपका, जो 6 सेटलमेंट बॉडी है, इसको रेगुलेट जो है वो हम लोग करेंगे, भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई वो नहीं करेगा। अच्छा, भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सीसीपी को जो रेगुलेट करती है वो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के थ्रू करती है। लेकिन यहां पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन दैट इज कॉल्ड ईएसएमए का क्या कहना है कि ये जो 6 आपका सीसीपी जो है आपका, इसको रेगुलेशन जो है वो हम लोग करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो इसी में क्या हुआ कि आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका एक स्टेटमेंट आया और साथ साथ सेबी का भी जो है चेयरमैन जो थे उनका भी एक प्लान बी आया कि हम लोग ऑलरेडी प्लान बी रेडी किए हुए हैं। आई होप कि आपको सीसीपी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जो कानून है 2007 का, जो आपको ये अच्छे से रिमेंबर रखना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स का। इसके साथ साथ मैंने ये 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया, EMIR का, देन आपका ESMA का, देन इसके बाद आपका सो व्हाट्स द रीजन फॉर डी रिकॉग्निशन ऑफ 6 जो है आपका, जो आपका नॉर्मल सीसीपीज कंपनीज कह सकते हैं। तो रीजन मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया कि फर्स्ट जो रीजन है कि ESMA का कहना गया है कि ये जो 6 सीसीपीज है इसको रेगुलेट जो है वो हम लोग करेंगे, इसको आरबीआई नहीं करेगी। लेकिन आरबीआई का इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट आया कि हमारे देश का जो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और उसके जो गवर्नर है उनका स्टेटमेंट सिंपल यही आया कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और आपको हमारे सिस्टम पे बिलीव करना होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है नहीं, इस पे तो हमारे ऊपर सवाल उठ जाएगा। ये चीज मतलब कहने का है आरबीआई गवर्नर जो स्टेटमेंट ये बोले हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, ठीक है। आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना जो ये कहा गया है नॉर्मल। इसके साथ साथ कई सारा जो है और भी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पर ये कहानी नॉर्मल यही है कि ये जो 6 आपका सीसीपीज है इसका नॉर्मल क्या है कि ट्रेडिंग सेटलमेंट्स का काम है और इसके साथ साथ ट्रेड गारंटी का काम है। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का डी रिकॉग्नाइज करने का जो मेन रीजन है उनका एक ही रीजन है कि इस पार्टिकुलर 6 सीसीपीज को रेगुलेट जो है वो हम लोग करेंगे, वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण क्या था कि एक डेडलाइन दिया गया था कि 30 अप्रैल तक आप लोग इस बात को सुन लीजिए। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि फाइनली इस 6 सीसीपीज को जो है यूरोपियन यूनियन के ESMA की तरफ से जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया। और जब कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा तो हम तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि आरबीआई ने एक्चुअल में अच्छे से और क्या कहा, क्या गवर्नर का स्टेटमेंट्स था। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख सक रहा होगा कि लगभग आपका लास्ट ईयर इन दिसंबर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने फॉरेन रेगुलेटर जो होता है शुड ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन रेगुलेशन, यानी कि फॉरेन के जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है उसको ट्रस्ट करना चाहिए भारत के रेगुलेटरी बॉडी पे। ये पहला उनका स्टेटमेंट था।
इसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट कहा, ऑल्सो नेसेसरी फॉर रेगुलेटर ऑन देयर साइड टू अप्रिशिएट एंड ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रेगुलेशन, दास सेड। सेकेंड स्टेटमेंट था कि भारत की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मतलब के चीज़ों को अगर रेगुलेट कर रही है, किसी भी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, तो उस पर फॉरेन रेगुलेटर्स को ट्रस्ट करना, उसके स्ट्रेंथ को, उसके क्रेडिबिलिटी पे जो है सवाल उठाना नहीं चाहिए। ये उनका सेकंड स्टेटमेंट है। और इसी के साथ साथ उन्होंने थर्ड स्टेटमेंट्स और एक आपका जोड़ा है कि हम लोग का जो काम होता है यानी कि भारत का, वो बिल्कुल रॉबस्ट रहता है और साथ साथ हम लोग कई सारे कंट्री से और सारा काम कर भी रहे हैं। तो ये हमारे शक्तिकांत दास जी का जो है ये एक स्टेटमेंट है। इसी के साथ साथ सेबी के जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट मतलब कि बनाया कि हम लोग ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग प्लान भी रेडी करके हैं और वो जानते थे कि कल होकर के ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट तो ज़्यादातर किसको पड़ जाएगा, एक हमारे इंडियन इकोनॉमी में पड़ेगा इफेक्ट्स कैसे पड़ेगा कि हम लोगों का, भारत का यूरोपियन यूनियन से क्या होगा कि जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स होता है, ये ट्रेडिंग जो होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होता है, वो रुक जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की जो बैंक है, जिसमें 20% जो FPI है, जो भारत में निवेश करते हैं पैसा, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस पार्टिकुलर डिसीजन से। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें साफ साफ मैंने अभी जो कहा वही बात इसमें जो है नॉर्मली कहा गया है कि लगभग आपका 20% जो है आपका FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है, जो भारत में पैसा जो है निवेश करती है। लेकिन इस डी रिकॉग्निशन की वजह से क्या होगा कि ये पैसा जो है निवेश नहीं हो पाएगा और एट द एंड क्या होगा कि वो FPI को जो है इफेक्ट्स पड़ेगा नॉर्मली। इसके बाद यूरोपियन बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। देन फाइनली अब हम लोग आते हैं कि इसका फाइनली कंक्लूजन्स क्या होगा। देखिए, एक तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करना होगा और उनको ये और अच्छे से बताना होगा, आश्वासन देना होगा कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बिल्कुल रॉबस्ट है, हमारे क्रेडिबिलिटी पे आपको क्वेश्चंस नहीं उठाना चाहिए और लगभग हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए इस बातचीत पे बात नहीं बनता है तो फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कोई हम लोग सेकेंड प्लान जो भी है, जो सेबी की जो चेयरमैन की स्टेटमेंट है, जो बोले हैं कि हम लोगों का प्लान बी भी है, तो उस पर फिर हम लोगों को वर्कआउट करना होगा। तो आई होप कि ये जो यूरोपियन यूनियन का 6 सेटलमेंट जो बॉडीज था, इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर जो है सीन वो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में इश्यूज क्या है और इसके रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो, साथ साथ भारत की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो, उसका काम क्या होता है, आखिर ये CCPs करता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको बैन करने का राइट नाउ इश्यूज क्या है या रीजंस क्या है। और ये जो न्यूज़ है काफ़ी न्यूज़पेपर पे जो है नॉर्मल जो है फैला हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पे भी जो ये न्यूज़ है आपका छाया हुआ है कि डी रिकॉग्निशंस ऑफ देख सकते हैं कि इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज बाय यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इससे भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इससे साथ साथ आपका कहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यूरोपियन बैंक्स पे क्या पड़ेगा। तो इन सारे सीन्स को मैंने इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया और आशा करते हैं कि ये आपके UPSC के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल वीडियोज़ है, स्पेशली GS3 में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और साथ साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।